नमस्कार दोस्तों, आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडियन जियोग्राफी से जुड़े हुए क्वेश्चंस को। इस टॉपिक का ये मेरा दूसरा लेक्चर है। इस टॉपिक का पहला लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उसे या इस सीरीज के सभी लेक्चर्स को एक क्रम से नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहां पर आपको आर प्रीवियस ईयर साल्ट पेपर के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स एक क्रम से लगे हुए हैं, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो क्वेश्चन पे आऊं उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि डिकोड एग्जाम की ओर से आर प्रीलिम्स और मेंस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक फाउंडेशन बैच बनाया गया है, जिसमें आर प्रीलिम्स और मेंस के पूरे सिलेबस को कवर किया जाता है। तो जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब टॉपिक्स को बड़े अच्छे ढंग से वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ाया जाता है। इसके बाद सभी टॉपिक्स की पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज और मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन का पूरा कार्यक्रम चलाया जाता है। तो ये जो कोर्स है ये बेहद हेल्पफुल होने वाला है जिन लोगों ने ये ठान लिया है कि उन्हें इस बार की परीक्षा देनी है और सफलता प्राप्त करनी है। तो निश्चित रूप से आपकी सफलता में ये कोर्स बेहद सहायक होगा। अगर आप इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी चाहें तो आप 9506742546 पर हमें आर फाउंडेशन बैच लिख करके व्हाट्सएप करें। वहां पर सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। आप चाहें तो कॉल करके बात भी कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कोर्स पे। अब सीधे हम प्रश्नों पे आ जाते हैं। तो अभी तक हमने कुल 40 प्रश्नों को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब उससे आगे हम बढ़ेंगे। तो 41वें प्रश्न को हम पढ़ते हैं। गंगा नदी उदाहरण है। ए पूर्ववर्ती अपवाह का, बी अनुवर्ती अपवाह का, सी अक्रमवर्ती अपवाह का और डी परवर्ती अपवाह का। तो अपवाह तंत्र से यह पूछा गया प्रश्न है। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 में इस प्रश्न को पूछा गया। तो देखिए, गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। तो अपवाह तंत्र हम पढ़ते हैं तो उसमें समझ में आता हमें है कि हिमालयीन नदी तंत्र जो हैं, चाहे वो सिंधु नदी हो, चाहे वो गंगा नदी हो, चाहे वो ब्रह्मपुत्रा नदी हो, हम मानते हैं कि ये पूर्ववर्ती अपवाह का अनुसरण करती हैं। तो हमारा 41 का जो उत्तर है वो है ए। अगला, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? यूपी आर प्री री एग्जाम 2016 का प्रश्न है। कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? ए सिंधु और सतलज, बी काली और तीस्ता, सी सतलज और काली और डी तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। तो 42 का जो हमारा उत्तर है वो है सी सतलज और काली। अगला, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं ए अलकनंदा, बी भागीरथी, सी मंदाकिनी और डी गंगा। तो यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का प्रश्न है। तो अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है और मंदाकिनी के तट पर प्रसिद्ध केदारनाथ का मंदिर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 44, यमुना नदी का उद्गम स्थान है? ए चौखंबा, बी बंदरपूछ, सी नंदा देवी और डी नीलकंठ। उत्तराखंड यूडीए एलडीए मेंस 2007 का ये प्रश्न है। तो यमुना नदी का उद्गम स्थान है यमुनोत्री हिमनद के बंदर पूछ चोटी से यमुना निकलती हैं। तो हमारा उत्तर है 44 का बी बंदर पूछ। अगला, कथन और कारण का प्रश्न आ गया। कथन ए क्या कहता है? पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कारण आर क्या कहता है? वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी यानी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। अब ये प्रश्न पूछा गया है दो बार। एक बार यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010 में और फिर यूपी आरओ
ARO मेंस 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, असल में यह गलत सेंटेंस है। पश्चिमी घाट की नदियां जो पूर्व को प्रवाहित होती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं और उनका रास्ता लंबा भी होता है। दूसरा, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं, यह भी गलत है, क्योंकि जो पूर्व को प्रवाहित होती है पश्चिमी घाट की नदियां, उनका मार्ग छोटा नहीं, वो लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं और डेल्टा का भी निर्माण करती हैं। लेकिन जो पश्चिमी घाट की पश्चिम को प्रवाहित होने वाली नदियां हैं वो छोटे रूट का, छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं और चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं, इसलिए डेल्टा भी नहीं बनाती हैं। तो इस तरह से देखें अलग अलग इन दोनों सेंटेंस को, तो असल में ये सेंटेंस अलग हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएगा। लेकिन अगर इन्हें जोड़ करके हम पढ़ें कि पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित हो जाती हैं, तो ऐसे में हमें पता चलेगा कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, चलिए 45 हो गया, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ए गंगा, बी नर्मदा, सी गोदावरी और डी यमुना। निश्चित रूप से ये आसान प्रश्न है आप लोगों के लिए। निम्नलिखित में से पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा नदी, 46 का हमारा उत्तर है बी। अब यहाँ पे नर्मदा नदी के बारे में सारा फैक्ट्स दिया गया है, जिस तरह से आपको क्लास में पढ़ाया जाता है वही पीपीटी का यूज हमने किया हुआ है। तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पर्वत के समीप अमरकंटक पठार से निकलती है, लंबाई 312 किमी है, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है ये। ठीक है, ये नदी ज्वार नदमुख का निर्माण नहीं करती है, पूरा इसका रूट आप देखें अमरकंटक पहाड़ से लेकर के, ठीक है, ये पूरा भरूच शहर और फिर अरब सागर, फिर उसका इमेज वगैरह। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। अगला, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है। दामोदर किसकी सहायक नदी है, यह प्रश्न है यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 का। ए गंगा, बी हुगली, सी पद्मा, डी स्वर्ण रेखा। तो दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है हुगली। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और यह नदी छोटा नागपुर के पहाड़ से निकलती है, इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो दामोदर किसकी सहायक नदी है, तो वो हुगली की सहायक नदी है। 47 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। कावेरी नदी का उद्गम है, कावेरी नदी कहां से निकली है? यूपी ARO मेंस 2013 का प्रश्न है। ए सह्याद्री में, बी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, सी ग्वालीगढ़ पहाड़ियों में और डी अमरकंटक में। तो कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। ठीक है, तो 48 का हमारा उत्तर है बी। आइए थोड़ा इस पे और चर्चा की जाए। तो देखिए कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी के निकट 341 मीटर की ऊंचाई से ये निकलती है कावेरी नदी और इसकी लंबाई है 800 किमी। इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है और इसे बारहमासी नदी भी कहा जाता है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो है बारहमासी नहीं होती हैं, वो पानी उसमें सूख जाता है, तो ये बारहमासी है। इसके नदी घाटी को दक्षिण भारत का धान का कटोरा भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ये चल रही है और बंगाल की खाड़ी में ये गिर रही है। पूरा उसका मैप यहाँ पे दिया हुआ है। हम अगले प्रश्न को देखें। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? ए कर्नाटक एवं महाराष्ट्र, बी कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु और डी आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का प्रश्न है। देखिए जो कृष्णा नदी जल विवाद है, इसमें उस समय जब यह प्रश्न पूछा गया तब आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन तीनों के बीच का यह विवाद था, जो कि हमें कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसलिए हम किसी को चूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आइए यहां पे देखिए प्रमुख अंतरराज्यीय नदी जल विवाद यहां पे दिया गया है, जैसे कावेरी नदी जल विवाद, कृष्णा नदी जल विवाद। तो
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के मध्य ये जल विवाद है। जब प्रश्न पूछा गया था तब तक तेलंगाना का निर्माण नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी और डी महानदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी है गोदावरी। सी हमारा उत्तर है। तो 50 का हमारा उत्तर है सी। ये प्रश्न पूछा गया था यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 में। ठीक है, आइए गोदावरी की बात करें तो देखिए ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किमी लंबी है ये। और अगर हम संपूर्ण भारत की बात करें तो ये दूसरे सबसे बड़ी नदी है, इससे बड़ी नदी गंगा है और प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, गोदावरी। और इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कहां से ये निकली है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से ये निकली है और जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और भी फैक्ट दिया हुआ है यहां पर, आप देख सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर नासिक से ये निकल रही है और फिर बंगाल की खाड़ी में ये आ रही है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? अब देखिए, इस तरह के प्रश्न देखने के बाद आपकी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि नदियों से, उनकी सहायक नदियों से प्रश्न बहुत सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो जियोग्राफी की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि बहुत जो कॉन्सेप्चुअल है चीजें, उससे बहुत अधिक प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेगा। ज्यादातर प्रश्न आपको फैक्चुअल देखने को मिलेगा और इसी तरह के प्रश्न होंगे। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये भी आते चलना चाहिए कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, इससे एक आइडिया हमें लगता है। तो निश्चित रूप से ये भी लेसन आप लोग मेरे साथ साथ देख रहे होंगे कि प्रश्न किस तरह का पूछा जा रहा है, उसी हिसाब से हमारी तैयारी होनी चाहिए। पता चले कि पूरा जलवायु हमने पढ़ लिया, टफ मानते हैं हम उसको कि जलवायु पढ़ना थोड़ा टफ है, और पता चला वहां से प्रश्न नहीं आ रहा है। तो एक उद्देश्य प्राथमिक हमारा यह है कि इस परीक्षा को पास भी करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझना ही है, लेकिन ज्यादातर प्रश्न जो है इसी तरह के आपको दिखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ए भीमा, बी डान, सी तेल, डी तुंगभद्रा। यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल प्री 2010 का प्रश्न है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी भीमा, डान, तुंगभद्रा, तेल ये महानदी की सहायक नदी है। तो 51 का जो हमारा उत्तर है वो है सी, तेल महानदी से संबंधित है। ठीक है, चलिए। तो कृष्णा नदी आ गई, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, दूसरे नंबर पे। ठीक है, इसका विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तक फैला है। अब इसकी प्रमुख सहायक नदियों को देखें तो कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा और दूधगंगा है। तो ये कृष्णा नदी का आप देख सकते हैं, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का प्रश्न है। ए गोमती, बी पेरियार, सी दामोदर और डी महानदी। तो निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? इसे ऑप्शन में से हमारा उत्तर है सी, दामोदर नदी सर्वाधिक प्रदूषित है और सैकड़ों किलोमीटर में इस नदी में जीवन ही नहीं बचा है, यानी कोई भी जीव उसमें जिंदा नहीं रह सकता, इतनी हालत दामोदर की खराब हो चुकी है। अगला, लेह अवस्थित है झेलम नदी के दाएं तट पर, बी झेलम नदी के बाएं तट पर, सी सिंधु नदी के दाएं तट पर और डी सिंधु नदी के बाएं तट पर। तो लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। तो लेह लद्दाख, 53 का जो हमारा उत्तर है वो है सी, सिंधु नदी के दाएं तट पर। अगला, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? यूपी आरओ एआरओ मेंस 2014 का प्रश्न है। हमारे ऑप्शंस हैं ए रावी, बी सतलज, सी ब्यास
और डी चिनाब। तो इसका निश्चित रूप से हमारा उत्तर है बी सतलज। तो 54 का जो हमारा उत्तर है वो है बी सतलज। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। यहां पे सतलज, इसे सतुद्री कहा गया, इसका प्राचीन नाम है। उद्गम है कैलाश मानसरोवर के निकट राकस ताल झील से इसका उद्गम है। सिपकीला दर्रे से यह भारत में प्रवेश करती है। प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। ठीक है, ये पूरा उसका मैप आप जो है देख सकते हैं सतलज नदी का नीचे। ठीक है, चलिए, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? ए चिनाब पर, बी सतलज पर, सी झेलम पर और डी ब्यास पर। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 का प्रश्न है और यह प्रश्न अभी भी रिलीवेंट बना हुआ है, आप समझिए। तो भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो इसका उत्तर है ए चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। हालांकि इस पुल की जो लंबाई है वो तो 1315 मीटर ही है, लेकिन इसकी ऊंचाई हैरत अंगेज रूप से 359 मीटर ऊंचा है ये पुल। मतलब नदी के तल से हम देखें तो 359 मीटर ऊंचा है और निश्चित रूप से ये इंजीनियरिंग का एक करिश्मा ही होने वाला है। अब पुल बन करके लगभग तैयार है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। अगर आप लोगों ने न देखा हो तो नेट पर सर्च करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना डिफिकल्ट टास्क था इसको बनाना। अगला, बेतवा नदी मिलती है ए गंगा से, बी यमुना से, सी ब्रह्मपुत्रा से, डी सोन से। यूपी आरओ प्री 2014 का प्रश्न है। तो देखिए, बेतवा नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है और इसलिए ये यमुना से ही मिलेगी। तो 56 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी तापी और डी कावेरी। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है 57 का सी तापी नदी। ठीक है, आइए थोड़ा तापी नदी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ी से सटे हुए बैतूल के पठार के आसपास सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है और सूरत के समीप खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यहां पर आप देख सकते हैं बैतूल पठार और ये फिर इसी तरह से पूरे नोट्स में इस तरह के ग्राफिक्स बना करके दिए गए ताकि आपको इस तरह से भी याद रहे। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण नदियां हैं और भी डिटेल तापी नदी के बारे में यहां पे दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। अगला, भीतर कनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपी आरओ प्री 2016 का प्रश्न है। तो भीतर कनिका गरान के संबंध में दो कथन दिए गए हैं, दोनों पर विचार करना है। पहला, यह वंशधारा और सुवर्ण रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है और दूसरा, यह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। तो देखिए, यह वंशधारा और स्वर्ण रेखा नदियों पर नहीं स्थित है बल्कि ब्राह्मणी, बैतरणी और महानदी के डेल्टा में यह स्थित है और ये एक मैंग्रोव वन है और रामसर स्थल भी है। और दूसरा, ये पश्चिमी बंगाल में स्थित है, ये गलत है। ये उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, यानी न तो एक न ही दो, यानी डी हमारा उत्तर है। तो ये वंशधारा और स्वर्ण रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित नहीं है और ये पश्चिम बंगाल में स्थित नहीं है। अगला, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? ए गोदावरी, बी महानदी, सी नर्मदा और डी ताप्ती। यूपी आरओ प्री 2014 का प्रश्न है। तो इनमें से कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो उसका उत्तर है महानदी। ठीक है, तो नदियों में नदी जो महानदी है 59 का उत्तर बी है। आइए महानदी के बारे में थोड़ा सा समझ लें। तो इसका उद्गम है छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार या सिंहावा पहाड़ी के पास से ये निकलती है। यहाँ पे देखें सिंहावा पहाड़ी लिखा हुआ है। ठीक है, 851 किमी लंबी है और अपना मुहाना ये उड़ीसा के समीप बंगाल की खाड़ी में बनाती है। ठीक है,
इसकी सहायक नदियों का नाम हीराकुंड बांध, ये महानदी पर ही है, ठीक है, और जो भी डिटेल है इस पे दी गई है। चलिए, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? विख्यात नहीं, कुख्यात है। ए गंगा, बी कोसी, सी दामोदर और डी गोमती। तो यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का प्रश्न है। तो निम्न नदियों में से अपने मार्ग में परिवर्तन करने और बार बार भारी बाढ़ लाने के लिए कुख्यात या बदनाम है कोसी। तो 60 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। और इस नदी को यानी कोसी नदी को बिहार का शोक कह करके बुलाया जाता है, ठीक है। तो बहुत दर्द देने का काम ये करती है। अगला, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? ए तुलसी झील, बी बिहार झील, सी पोई झील और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यूपी आरओ एआरओ प्री 2014। तो मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से विहार झील से निकलती है। 61 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? ए महानंदा, बी सोन, सी रामगंगा और डी गंडक। तो इन चारों में से हमें बताना है। यूपी आरओ एआरओ मेंस 2017 का यह प्रश्न है। महानंदा, सोन, रामगंगा, गंडक में किसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो देखिए हमारा उत्तर है सोन नदी का इनमें सबसे अधिक जल ग्रहण क्षेत्र है, 70,000 वर्ग किमी। और सबसे कम इसमें से हम देखें तो वो महानंदा का है, ठीक है। तो सोन हमारा उत्तर होगा 62 का बी। अगला, चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील कहां स्थित है? ए पश्चिम बंगाल में, बी आंध्र प्रदेश में, सी उड़ीसा में और डी तमिलनाडु में। तो हम जानते हैं कि चिल्का झील खारे पानी की झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो 63 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। अगला, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो एक तरफ तो झीलों का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उन झीलों की अवस्थिति क्या है, यानी वो झील कहां स्थित है वो दिया गया है। और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सही सुमेलित है, यानी 3 इसमें से सही सुमेलित नहीं है, केवल एक ही सही सुमेलित है, उसी को हमें पहचानना है। ए लोनार मध्य प्रदेश, बी नक्की गुजरात, सी कोलेरू आंध्र प्रदेश और डी पुलिकट केरल। तो देखिए लोनार ये झील मध्य प्रदेश में न होकर के ये महाराष्ट्र में है। तो लोनार महाराष्ट्र में है और नक्की गुजरात में न होकर के ये राजस्थान में है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, ये सही सुमेलित है। पुलिकट केरल में न होकर के आंध्र और तमिलनाडु की सीमा पर है। तो आंध्र और तमिलनाडु की सीमा पर है। तो इस हिसाब से हम देखें तो लोनार महाराष्ट्र, उसके बाद नक्की राजस्थान और उसके बाद पुलिकट आंध्र और तमिल की सीमा पर स्थित है। सही सुमेलित है कोलेरू आंध्र प्रदेश। तो 64 का हमारा उत्तर है सी। आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। तो चित्रकूट जलप्रपात कहां स्थित है? ए चित्रकूट में, बी बस्तर में, सी जबलपुर में और डी बांदा में। तो देखिए चित्रकूट जलप्रपात स्थित है बी बस्तर में। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर यह जलप्रपात स्थित है और इसकी ऊंचाई 90 फीट है। इसे भारत का नियाग्रा भी कहते हैं, ठीक है। तो 65 का हमारा उत्तर है बी। अगला प्रश्न देखिए, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? ए यमुना नदी पर, बी मंदाकिनी नदी पर, सी इंद्रावती नदी पर और डी नर्मदा नदी पर। यूपी आरओ एआरओ प्री री एग्जाम 2016 उसी से रिलेटेड प्रश्न है। 17 में जो पूछा गया उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर है हमारा इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। 66 का सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? अब ये देखिए बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है और ये प्रश्न कितनी बार पूछा जा चुका है, लेकिन फिर भी पूछा गया। अन्य सब्जेक्ट
के मुकाबले हम देखें, जैसे हिस्ट्री देखें, पॉलिटी देखें, तो जियोग्राफी में उस तरह के बहुत हार्ड प्रश्न देखने को अभी तक तो नहीं मिल रहे हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे तो उस पर भी देखेंगे, लेकिन फिर भी देखिए, अब ये लेटेस्ट प्रश्न है और मीठे पानी की सबसे बड़ी भारत की झील का नाम पूछा जा रहा है। ए कोलेरू, बी वुलर, सी नाल सरोवर और डी सांबर। हम सबको पता है इसका उत्तर है बी वुलर, कश्मीर। ठीक है, तो 67 का हमारा उत्तर है बी। अगला प्रश्न ये भी आरओ मेंस 2021 से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी नदी घाटी किस नदी की है? ए कावेरी, बी महानदी, सी नर्मदा, डी तापी। तो इसमें उत्तर है हमारा निम्नलिखित में से नदी घाटी सबसे बड़ी है महानदी की। तो 68 का हमारा जो उत्तर है वो है बी महानदी। नदियों में सबसे बड़ी नदी महानदी। ठीक है, तो देखिए नर्मदा का देखें 98,800, उसके बाद महानदी का देखें तो 1.42 यानी 1,42,000 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद तापी का देखें तो ये तो बिल्कुल कम है। उसके बाद कावेरी की चर्चा थी तो देखें तो 87,900 अन्य किताबों में है, एनसीईआरटी में ये लिखा है 81,155। तो इसमें हम देखें तो हमें स्पष्ट दिखता है कि महानदी का नदी घाटी सबसे बड़ी है। अगला, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? यह भी लेटेस्ट प्रश्न पूछा गया और मेंस में पूछा गया प्रश्न है। आप देखिए कि गंगा घाटी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है गंगा नदी? ए बिजनौर, बी मेरठ, सी सहारनपुर और डी जेपी नगर। हमें पता है ए बिजनौर। ठीक है, अगला, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? हैं दो कथन है। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है और दूसरा कथन है कि यह चोटी 7,500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। ऑप्शन में हमें बताना है कि इसमें से कौन सही है। तो देखिए उत्तराखंड के पश्चिमी कुमाऊं के बागेश्वर जिले में यह स्थित है त्रिशूल शिखर, यह सही है। दूसरा है कि यह चोटी 7,500 मीटर से भी अधिक ऊंची है, असल में यह गलत है। त्रिशूल शिखर इसका नाम ही पड़ा है। यह 3 चोटियां हैं और वो भगवान शंकर के त्रिशूल के समान, जैसे ऐसे है और बीच में से इस तरीके से। तो जो 3 चोटियां हैं उन्हें हम बुलाते भी हैं त्रिशूल 1, त्रिशूल 2, त्रिशूल 3। तो त्रिशूल 1 सबसे बड़ा है जिसकी ऊंचाई है 7120 मीटर। उसके बाद त्रिशूल 2 का नंबर आता है जो 6690 है और फिर त्रिशूल 3 का नंबर आता है जो लगभग 6000 मीटर के आसपास है। तो सबसे जो ऊंचा है वो 7120 मीटर है त्रिशूल 1। तो 7,500 नहीं है। तो 70 का हमारा उत्तर क्या होगा? केवल 1। केवल 1 का मतलब है कि 70 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? ए कुंडापुर, बी होन्नावर, सी मालेपे, डी कोरिंगा। यूपी आरओ मेंस 2021 का यह भी प्रश्न है। तो मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है, उसका नाम है डी गोरिंगा। और ये गोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र है और सुंदरवन के बाद ये दूसरे नंबर पर आता है गोरिंगा। ठीक है, तो डी हमारा उत्तर है 71 का डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती? तो उत्तर प्रदेश राज्य से कौन सी नदी नहीं प्रवाहित होती है? ए सोन नदी, बी हिंडल नदी, सी गंडक नदी और डी शारदा नदी। तो हम देखें तो सी गंडक नदी को छोड़ करके लगभग सभी नदियां उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित होती हैं। तो 72 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ तो राज्य है और दूसरे तरफ गर्म झरने हैं। तो कई जगह ऐसी जगह हैं जहां झरनों में पानी बहुत गर्म आता है, जाड़ों के दिनों में एकदम खौलता हुआ पानी आता है।
तो उससे प्रश्न है। तो हिमाचल प्रदेश मणिकरण, तो इसको तो सब जानता ही है क्योंकि ये टूरिस्ट अट्रैक्शन का केंद्र है, तो जो भी मनाली घूमने जाता है मणिकरण जाता है। उड़ीसा तपता पानी, तो निश्चित रूप से तपता पानी उड़ीसा, तपता पानी यानी तपना माने गर्म होना और पानी। महाराष्ट्र वज्रेश्वरी और गुजरात नारायणी, तो देखिए यही सही सुमेलित नहीं है। गुजरात असल में ये जो नारायणी है ये एक देवी स्थान है और ये अलवर राजस्थान में है, यहां भी गर्म पानी का वो कुंड है, तो गुजरात नहीं है बल्कि यहां राजस्थान होना चाहिए अलवर। तो यही 73 का डी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? यूपी आरओ प्री 2021, ए भिलाई, बी बोकारो, सी जमशेदपुर और डी भद्रावती। तो निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? मेरे हिसाब से तो सब जितने भी स्थान दिए गए हैं किसी न किसी नदी पर ही स्थित है। अब ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, आप लोग इसका उत्तर बताएं। अगला, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? ए अहमदाबाद, बी कोची, सी लुधियाना और डी तेजपुर। अब ये देखिए जलवायु से पहला प्रश्न आया है। अब आप देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर में जलवायु से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अभी काउंटिंग हो जाएगी। ए अहमदाबाद, 2 कोची, 3 लुधियाना, 4 तेजपुर। तो देखिए जहां बहुत अधिक बारिश होती है आर्द्र जलवायु वहां पाई जाती है। कोची में बहुत अधिक बारिश होती है, उसके बाद इन दोनों स्थानों में देखें तो तेजपुर का नंबर आता है। तो 2 और 4 और ऐसे में डी हमारा उत्तर है, कोची और तेजपुर। तो 75 का हमारा उत्तर है डी। अगला, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? ए दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, बी दक्षिण पूर्व पवन द्वारा, सी उत्तर पूर्व पवन द्वारा और डी उत्तर पश्चिम पवन द्वारा। तो भारत में हम जानते हैं कि मानसून की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो 76 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। अगला, सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? ए मालाबार तट, बी कोंकण तट, सी कोरोमंडल तट और डी उत्तरी सरकार तट। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है 2004 की सुनामी में भारत के निम्न तटों में से कोरोमंडल तट जो है प्रभावित हुआ था। अगला, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? अब ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो मार मृदा कहां पाई जाती है? तो ए कानपुर, बी प्रतापगढ़, सी सीतापुर और डी झांसी। तो मार मृदा पाई जाती है डी झांसी में। 78 का हमारा उत्तर है डी। अगला, लेटराइट मिट्टी मिलती है कहां पे? ए उत्तर प्रदेश में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी पंजाब में, डी महाराष्ट्र में। तो लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक तो मिलती है केरल में, लेकिन केरल ऑप्शन में नहीं है। तो उसके बाद महाराष्ट्र का उत्तर है 79 का हमारा उत्तर है डी। महाराष्ट्र का उत्तर नहीं, महाराष्ट्र का नंबर है। अगला, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, चूनेदार मृदा। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा निश्चित रूप से मानी जाती है जलोढ़ मृदा को माना जाता है। यूपी आरओ प्री 2014 का ये प्रश्न है। इस प्रकार 2001 से लेकर 2021 तक के दौरान भारत के भूगोल से जो प्रश्न पूछे गए थे उनमें से 40 प्रश्नों को इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।